हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री डेस्टिनेशन में। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, ठीक है ना, रिएक्टेंट, रिएजेंट और प्रोडक्ट क्या होता है। इसी तरह से आज हम लोग को क्या पढ़ना है, उसी का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ना है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, न्यूक्लियोफाइल के बारे में बात करेंगे। न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रोफाइल के बारे में बात कर रखी है, ठीक है। अब हम बात करेंगे न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल को हम लोग कहते हैं नाभिक स्नेही। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? नाभिक स्नेही, ठीक है ना। तो न्यूक्लियोफाइल में क्या है कि न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, है ना। और फाइल का मतलब आप लोग पहले ही जान चुके हैं क्या होता है, फिलिक, ठीक है ना। और फिलिक का मतलब क्या होता है, लविंग, और साथ में हम लोग कह सकते हैं स्पीसीज, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, मतलब ऐसी स्पीसीज जो न्यूक्लियस से स्नेह करती हैं, ठीक है ना। तो न्यूक्लियस से स्नेह करने का क्या मतलब हुआ कि आप लोग जानते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, न्यूक्लियस पे, किसी भी एटम के न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। और प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रोफाइल के बारे में पढ़ रखा है कि जो भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, इलेक्ट्रोफाइल होती हैं। और इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। तो न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज का मतलब क्या है कि न्यूक्लियस तो आप समझ गए पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज होते हैं, मतलब जो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, वहाँ पे ये अटैक करते हैं, ठीक है ना। तो न्यूक्लियोफाइल का मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये ऐसी स्पीसीज होती हैं जो ऐसी जगह, इस ऐसे स्थान पे अटैक करती हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, ठीक है ना। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं कि न्यूक्लियोफाइल ऐसी स्पीसीज होती हैं जो ऐसी जगह अटैक करती हैं जहाँ पे क्या हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो या फिर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो, कमी हो, उनको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल। और अगर इलेक्ट्रॉनों की जहाँ कमी होगी वहाँ पे ये अटैक करेंगे, इसका मतलब इनके पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज होते हैं, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, ठीक है ना। अगर ये न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज हैं, मतलब ऐसी जगह पे अटैक कर रहे हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, तो इसका मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या है, अधिकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, मतलब इनके पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। अगर इनके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो इनके पास ऐसी टेंडेंसी है कि ये आसानी से एक लोन पेयर को जो है डोनेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि हैव टेंडेंसी टू डोनेट एट लीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अगर इनके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो इनके पास ऐसी टेंडेंसी है कि ये कम से कम एटलीस्ट वन लोन पेयर को आसानी से क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर ये वन लोन पेयर को आसानी से डोनेट कर सकते हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि ऑल न्यूक्लियोफाइल्स आर लुईस बेस, ठीक है ना। देखिए, ऑल न्यूक्लियोफाइल्स आर लुईस बेसेस, ठीक है ना। तो लुईस बेसेस क्या होते हैं, जिनके पास ऐसी टेंडेंसी होती है कि वो कम से कम क्या करें, एक लोन पेयर को आसानी से डोनेट कर सकें, उनको हम लोग क्या कहते हैं, लुईस बेस कहते हैं। और ये टेंडेंसी न्यूक्लियोफाइल्स में होती है, इसलिए जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो लुईस बेस होते हैं, ठीक है। आप इलेक्ट्रोफाइल में आपने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वो लुईस एसिड होते हैं, ठीक है ना। वो लुईस एसिड क्यों होते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, उनके पास टेंडेंसी होती है कि वो कम से कम एक लोन पेयर को ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया न्यूक्लियोफाइल के बारे में कि आखिर हम लोग न्यूक्लियोफाइल को कैसे डिफाइन करेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे इनका क्लासिफिकेशन
कि आखिर किस तरह से हम लोग किसी भी आयन, एटम या मॉलिक्यूल को जो है बताएंगे कि वो न्यूक्लियोफाइल है या फिर नहीं है। ठीक है ना, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स। ठीक है ना, न्यूक्लियोफाइल्स का क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1, निगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज। ठीक है ना, जितने भी निगेटिवली चार्ज स्पीसीज होंगी उन सबको हम लोग क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफाइल। जैसे एग्जांपल की बात करें, जैसे लिखा है CH3 माइनस, है ना, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस। ठीक है ना, कोई भी निगेटिवली चार्ज स्पीसीज हो, NO2 माइनस एटसेट्रा। ठीक है ना, जितने भी निगेटिवली चार्ज स्पीसीज होंगी वो सब क्या होंगी, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, सेकंड नंबर में मोलेक्यूल्स having at least one lone pair of electron, ठीक है ना, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें कम से कम क्या हो, या फिर मॉलिक्यूल्स के साथ में ये भी कह सकते हैं न्यूट्रल। ठीक है ना, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैविंग एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। ठीक है ना, तो इसमें एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे लिख दिया हमने H2O, तो H2O में यहाँ पे 2 लोन पेयर्स होते हैं। ठीक है ना, हम लिख सकते हैं जैसे H2S, यहाँ भी 2 लोन पेयर होते हैं। हम लिख सकते हैं RSH, ठीक है ना, R2S, है ना। आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि उसमें कम से कम जो है एक लोन पेयर होना चाहिए और वो हमारा कैसा हो, न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो। अब वो कोई भी हो सकता है, आप उसको एग्जांपल्स कोई भी बना सकते हैं। जैसे हम बात करें NH3, है ना, और RNH2 हो सकता है। ठीक है ना, R2NH, है ना, इसी तरह से R3N। तो यहाँ सब में क्या होता है, एक एक लोन पेयर होता है। तो जितने भी हमारे न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें कम से कम एक लोन पेयर होता है, वो भी हमारे किस में आते हैं, सब न्यूक्लियोफाइल्स में। ठीक है ना, फिर बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ठीक है ना, जितने भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं वो सब न्यूक्लियोफाइल होते हैं। ठीक है ना, वैसे हम कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं ये सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल होते हैं। ठीक है ना, इनको हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स आर सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है ना, ये न्यूक्लियोफाइल के क्या होते हैं, सोर्स होते हैं, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल को जनरेट करते हैं। ठीक है, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ठीक है ना, तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि जिसमें क्या हो, एक ऑर्गेनिक स्पीसीज हो और उसमें क्या हो, मेटल हो। ठीक है ना, तो जब कोई ऑर्गेनिक स्पीसीज डायरेक्टली किसी मेटल के साथ बॉन्डेड होती है तो उसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, इसमें कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं लेकिन उनको आपको भी नहीं पढ़ना है, वो ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री का पार्ट है। आपको भी केवल यही ध्यान रखना है कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में जब ऑर्गेनिक स्पीसीज डायरेक्टली मेटल के साथ बॉन्डेड होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। जैसे हम देख सकते हैं कि हमने यहाँ लिख दिया R और यहाँ क्या लिख दिया M। तो जो R है इसको हम लोग कहेंगे एल्किल, ये एल्किल ग्रुप हो गया, और M क्या हो गई, मेटल। ठीक है ना, तो एल्किल ग्रुप के बारे में आप जानते हैं। एल्किल ग्रुप जैसे हमने यहाँ लिख दिया CH3 मेथिल, है ना, C2H5 एथिल, C3H7 प्रोपिल एटसेट्रा। ठीक है ना, ये हो जाएगा एल्किल ग्रुप। और मेटल के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। वैसे मेटल के बारे में आप जानते हैं। ठीक है, मेटल्स क्या होती हैं, है ना, मेटल्स। तो मेटल्स में क्या है, इसी के नेम में ही देखिए METALS। ठीक है ना, तो M का मतलब क्या होता है, मैलिएबल।
मैलिएबल, ठीक है ना। अब मैलिएबल का मतलब क्या होगा? मैलिएबल का मतलब क्या है कि जो मेटल्स होती हैं उनके पास एक टेंडेंसी होती है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में आदात वर्धनीयता, ठीक है ना, कि अगर आप किसी मेटल को कूटेंगे या पीटेंगे तो उससे क्या होगा, वो टूटेगी नहीं, उसका जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं मैलिएबल का मतलब है ना टेंडेंसी ऑफ थिन लेयर, ठीक है ना। इनके पास क्या टेंडेंसी होती है? थिन लेयर बनाने की टेंडेंसी होती है। और ई का मतलब क्या? ई का मतलब होता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर, ठीक है ना, कि जो मेटल्स होती हैं उनमें इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर होता है। मतलब जो मेटल्स होती हैं वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं उनके ऊपर क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो जो मेटल्स होती हैं वो कैसी होती हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। और टी का मतलब होता है टेंसाइल। टेंसाइल का मतलब क्या होता है कि जिनके वायर खींचे जा सकते हैं, ठीक है। जैसे जो मेटल्स हैं उनके जो आसानी से वायर खींचे जा सकते हैं, मतलब जो तार हैं वो खींचे जा सकते हैं, ठीक है। और ए का मतलब क्या होता है? एलॉयज़, एलॉयज़, ठीक है ना। एलॉयज़ का मतलब क्या होता है कि ये क्या है? मिक्सचर ऑफ मेटल्स, मिक्सचर ऑफ मेटल्स, ठीक है ना। और अगर हम बात करें एल का, तो एल का मतलब होता है लस्टर। एल का मतलब क्या होता है? लस्टर। और लस्टर का मतलब क्या होता है कि जो मेटल्स होती हैं इनमें स्पेसिफिक शाइनिंग, ठीक है ना, स्पेसिफिक शाइनिंग होती है। और अगर हम बात करें एस की, तो एस का मतलब होता है सोनोरस, ठीक है ना। सोनोरस का मतलब क्या होता है कि जो मेटल्स हैं इनमें क्या होती है? स्पेसिफिक वॉइस होती है, आवाज़ होती है, तो स्पेसिफिक वॉइस, ठीक है ना। तो ये नॉर्मली मेटल्स के बारे में है कि मेटल क्या होती हैं, ठीक है ना। आप इसको 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं कि एम मतलब मैलिएबल, मतलब टेंडेंसी ऑफ थिन लेयर, ई मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, टी का मतलब होता है टेंसाइल, मतलब इसके वायर खींचे जा सकते हैं, ए का मतलब होता है एलॉयज़, एलॉयज़ क्या होता है? मिक्सचर ऑफ मेटल्स, और एल का मतलब होता है लस्टर, लस्टर मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक शाइनिंग, और एस मतलब होता है सोनोरस, मतलब स्पेसिफिक वॉइस, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा मेटल्स के बारे में, है ना। और हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में एक ऑर्गेनिक स्पीसीज होती है, ठीक है ना, जैसे कि ये एल्किल ग्रुप, और दूसरा क्या है? मेटल, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इसके एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, इसको हटा दें, एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे RMgX, ठीक है ना, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ठीक है ना। इसी तरह हम बात कर सकते हैं RLI, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सुपर ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ठीक है ना, रिएजेंट। और इसी तरह और भी एग्जांपल, जैसे हम लोग बात कर सकते हैं R2ZN, ठीक है। तो R2ZN जो है इसको क्या कहते हैं? फ्रैंकलैंड रिएजेंट, ठीक है ना। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, है ना, कोई भी ऑर्गेनिक, जैसे R2CuLi, है ना, R2CuLi इसको क्या कहते हैं? गिलमान रिएजेंट, ठीक है ना। तो जितने भी हमारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं वो सब क्या होते हैं? सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल को जो है जनरेट करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपने भी देखा है कि R और M, तो आपको पता है कि M क्या होती है? मेटल होती है। मेटल कैसी होती है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है। तो मेटल जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगी तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसके ऊपर कैसा आ जाएगा? निगेटिव चार्ज आएगा। तो ये जो हमारा R ग्रुप है ये किसकी तरह वर्क करेगा? तो ये हो जाएगा एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा हमारा न्यूक्लियोफिलिक साइट, ठीक है। उसी तरह जैसे हमारा ये RMgX है, तो RMg और X, तो Mg क्या है? मेटल है, तो मेटल क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, तो यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पे क्या आएगा? निगेटिव। तो ये साइट हमारी कैसी हो जाएगी? न्यूक्लियोफिलिक साइट, ठीक है। तो ये थर्ड पॉइंट हमारे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं
नेक्स्ट पॉइंट की, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर है सम पाई बॉन्डेड मोलिक्यूल्स, सम पाई बॉन्डेड मोलिक्यूल्स, है ना। कुछ पाई बॉन्डेड मोलिक्यूल्स हैं जो न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना। जैसे ये एल्कीन हो गई और ये एल्काइन, ठीक है ना। इसी तरह से जैसे ये बेंजीन, ठीक है, एटसेट्रा। तो ये सब हमारे क्या होते हैं, पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स हैं जो न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट नंबर है फिफ्थ नंबर जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना। एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, ये ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं जिनमें दो न्यूक्लियोफिलिक साइट होती हैं लेकिन एक बार में केवल एक साइट से ही बॉन्डिंग करते हैं, ठीक है ना। एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, ये ऐसे न्यूक्लियोफाइल होते हैं जिनमें दो न्यूक्लियोफिलिक साइट होती हैं लेकिन एक बार में केवल एक साइट से ही बॉन्डिंग करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल्स having two न्यूक्लियोफिलिक साइट, ठीक है ना। मतलब ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिनके पास क्या हो, दो न्यूक्लियोफिलिक साइट हों बट at the same time only one nucleophilic site is used in bonding, ठीक है ना। ये ऐसे न्यूक्लियोफाइल होते हैं जिनके पास दो न्यूक्लियोफिलिक साइट होते हैं लेकिन एट द सेम टाइम एक समय में ओनली वन न्यूक्लियोफिलिक साइट इज़ यूज्ड इन बॉन्डिंग, एक समय में केवल एक ही साइट जो है बॉन्डिंग में यूज़ होती है, ठीक है ना। अब इसके एग्जाम्पल के बारे में अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल जैसे हम ले सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे CN- साइनाइड, है ना, NC- आइसोसाइनाइड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे साइनाइड में जो निगेटिव चार्ज है वो कार्बन के ऊपर है और आइसोसाइनाइड में जो निगेटिव चार्ज है वो किसके ऊपर है, नाइट्रोजन के ऊपर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस साइनाइड में जो न्यूक्लियोफिलिक साइट है वो कार्बन है और आइसोसाइनाइड में जो न्यूक्लियोफिलिक साइट है वो क्या है, नाइट्रोजन है, ठीक है ना। जबकि दोनों में एटम वही है, कार्बन और नाइट्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये जो हमारा साइनाइड है ये कैसा हो जाएगा, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना। इसको हम लोग जो है, ये हमारा देखो यहाँ पे ये साइट जो है इसको हम लोग कहते हैं सॉफ्ट न्यूक्लियोफिलिक साइट और इसको हम लोग कहते हैं हार्ड न्यूक्लियोफिलिक साइट, ठीक है ना। हार्ड और सॉफ्ट से क्या मतलब है, इसको देखो थोड़ा सा हम समझा देते हैं। वैसे तो ये हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस का कॉन्सेप्ट है। तो देखिए जैसे हार्ड का मतलब क्या है, हार्ड का मतलब यहाँ पे जो है स्मॉल साइज या फिर हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ठीक है ना। हार्ड का मतलब क्या है, स्मॉल साइज हो या फिर हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अब स्मॉल साइज किसका हो, तो जो हमारी यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक साइट्स हैं, जैसे यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन है। इन न्यूक्लियोफिलिक साइट्स में जो एटम्स यूज़ हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन। तो इन एटम्स के बारे में ये लिखा हुआ है कि अगर वो एटम जो है स्मॉल साइज का है या फिर वो हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है तो उसको हम लोग हार्ड कहेंगे, ठीक है ना। और अगर वो एटम हमारा कैसा हो, सॉफ्ट, एक सॉफ्ट हो जाएगा। अगर वो हमारा सॉफ्ट है तो उसमें क्या होगा, स्मॉल साइज की जगह यहाँ हो जाएगा लार्ज साइज और या फिर हो जाएगा लो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ठीक है ना, इसी का जस्ट अपोजिट, ठीक है। तो आप यहाँ समझ पा रहे होंगे
कि इस नाइट्रोजन को हार्ड क्यों कहा गया और इस कार्बन के लिए यहाँ पे सॉफ्ट शब्द क्यों यूज़ किया गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है ना। अगर आप कार्बन से कंपेयर करोगे तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो या फिर उसका स्मॉल साइज हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, हार्ड, और दूसरा वाला हमारा कैसा हो जाएगा, सॉफ्ट, ठीक है ना। इसको हम दूसरे एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, ठीक है। आप जैसे हमने एक एग्जांपल और ले लिया, ये CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O और CH3, ठीक है ना। इसका हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे तो देखिए ये तो क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस और यहाँ हो जाएगा CH3, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज है वो कार्बन के पास है और यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज है वो किसके पास है, ऑक्सीजन के पास है। तो अगर हम आपसे पूछें कि इसमें हार्ड कौन है और सॉफ्ट कौन है तो आप कहोगे कि यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और ये कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है। तो ये हमारी हो जाएगी सॉफ्ट साइड और ये हो जाएगी हमारी कैसी, हार्ड साइड, ठीक है ना। तो हार्ड और सॉफ्ट के बारे में आप समझ गए होंगे, ठीक है ना, कि हार्ड साइड कौन सी होगी और सॉफ्ट साइड कौन सी होगी, और एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, ठीक है ना। एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, जिनमें क्या हो, दो न्यूक्लियोफिलिक साइट हो लेकिन वो एक बार में केवल एक ही साइट से जो है बॉन्डिंग करते हों, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा न्यूक्लियोफाइल के बारे में जो है। और भी एक इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे इनैमीन के बारे में बात करें, इनैमीन, ठीक है ना, इनैमीन। तो इनैमीन क्या होता है, ये इस तरह से N ये लॉन्ग पे है, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो ये नाइट्रोजन है ये न्यूक्लियोफिलिक साइट है, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन है और यहाँ पे अगर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे आप तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने में क्या हो जाएगा, N यहाँ डबल बॉन्ड निगेटिव चार्ज और यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे अब वो निगेटिव चार्ज क्या हुआ, यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे ये न्यूक्लियोफिलिक साइट हो गई और यहाँ पे ये न्यूक्लियोफिलिक साइट हो गई। अब इसमें आप पूछेंगे हार्ड कौन है और सॉफ्ट कौन है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन है न्यूक्लियोफिलिक और यहाँ पे क्या है, कार्बन, ये क्या है, कार्बन न्यूक्लियोफिलिक है। तो नाइट्रोजन है ये हमारा कैसा हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, और ये हमारा कैसा हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो हार्ड सॉफ्ट भी आप इससे पहचान सकते हैं और एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल क्या होता है इसको भी आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा न्यूक्लियोफाइल के बारे में। अब हम बात करेंगे कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, नोट, ठीक है। तो नोट में क्या लिखेंगे कि देखिए कुछ रिएक्शंस होती हैं, कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिनमें इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, दोनों का वर्क एक ही कंपाउंड करता है, ठीक है ना। तो उसी के बारे में आपको बताएंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं कि इन सम केमिकल रिएक्शंस, इन सम केमिकल रिएक्शंस ओनली वन कंपाउंड, only one compound is act as electrophile as well as nucleophile, ठीक है ना। एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का वर्क एक ही कंपाउंड करता है, ठीक है ना। इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी हम बता देंगे। CH3CHO मतलब अल्फ़ा हाइड्रोजन युक्त जो हमारे कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं उनकी रिएक्शंस होती है बेस या फिर एसिड की प्रेजेंस में, ठीक है ना। या फिर आप एसिड ले सकते हैं, डाइल्यूट एसिड मतलब H+ और डाइल्यूट एसिड, या फिर इसकी जगह पर आप जो है डाइल्यूट बेस भी ले सकते हैं, ठीक है ना। दोनों की प्रेजेंस में ये रिएक्शन जो है होती है और यहाँ प्रोडक्ट बन जाता है CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO, है ना, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड
अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, ठीक है ना। तो अब इस रिएक्शन की मैकेनिज्म देख लेते हैं हम लोग, मैकेनिज्म, ठीक है। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हैं एल्डिहाइड के, एक मॉलिक्यूल को ले लेते हैं CH3 COO और H, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, इस पे H+ का रिएक्शन होगा। यहाँ पे लोन पेयर्स होते हैं 2, है ना, जहाँ लोन पेयर होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक साइट होती है, तो ये न्यूक्लियोफाइल इस पर क्या करेगा, अटैक करेगा। तो ये बन जाएगा CH3 COO और यहाँ पे H और यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा H, ठीक है। इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं CH2 और H, है ना। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं आप, इस तरह से क्या बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C और OH और यहाँ आ जाएगा H, ठीक है। तो इसका नाम, इसको हम लोग कहते हैं इनॉल फॉर्म। ये कौन सी होती है, इनॉल फॉर्म होती है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे एसिड की जगह पे डाइल्यूट बेस लेते हैं तो इनॉल की जगह पे क्या बनता है, इनोलेट आयन बनता है, ठीक है ना। केवल यही फ़र्क होता है कि अगर आप एसिड लेंगे तो इनॉल बनेगा और बेस ले लेंगे तो इनोलेट आयन बनेगा। इनॉल और इनोलेट आयन दोनों न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं कि एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना। जो इनॉल हो किसकी तरह वर्क करेगा, न्यूक्लियोफाइल। और यहाँ पे अगर हम दूसरा मॉलिक्यूल अब ले लेते हैं, जैसे CH3 COO और H, है ना, और इस पर इस न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन कराएंगे CH2 डबल बॉन्ड COH और यहाँ पे आ जाएगा H, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि ऑक्सीजन और कार्बन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन की ड्यूटी ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो पार्शियल निगेटिव, यहाँ पे क्या आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। जैसे इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आएगा ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा तो फिर ये इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा, और इलेक्ट्रोफाइल बनने के बाद इसका ये जो है यहाँ पे अटैक हो जाएगा, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि इस तरह से अटैक क्यों हुआ, डायरेक्ट अटैक क्यों नहीं हुआ जो है, ठीक है ना। तो इस तरह से अटैक होने का क्या रीज़न है कि ये हमारा इनॉल फॉर्म है, ये हमारा कौन सा फॉर्म है, इनॉल फॉर्म है। और जैसे ही हम ये रिएक्शन इस तरह से कराएंगे तो ये हमारा कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इसको जब हम लोग आगे रिएक्शन कराएंगे तो ये देखो बन जाएगा CH3 C और यहाँ पे O के ऊपर, यहाँ ये इस तरह से टूटेगा तो O के ऊपर माइनस आएगा, ये H ट्रांसफ़र हो जाएगा उधर, तो OH, और इस कार्बन पे लगा हुआ है H, और यहाँ से CH2 लग गया, CH2 और C डबल बॉन्ड O और H। तो देखिए जो OH था वो, मतलब ये जो COH था वो हमारा CO में कन्वर्ट हो गया, मतलब जो इनॉल फॉर्म थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, कीटो में। जो इनॉल, ये कीटो फॉर्म होती है वो थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल होती है इनॉल फॉर्म से, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है कि जो कीटो फॉर्म होती है वो थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल होती है इनॉल फॉर्म से। किस तरह से होती है इसको हम लोग जब इस रिएक्शंस को जो है अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है, तब उसमें जो है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो कीटो फॉर्म इज थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म, ठीक है ना। तो ये इसका ड्राइविंग फोर्स हो जाएगा कि जो इनॉल फॉर्म है वो कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। इसके बाद अगर आप इसको हीट कर देंगे तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा, है ना। इसको इस तरह लिख सकते हैं CH, ये H, ये वाटर यहाँ से निकल जाएगा, बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CHO, ठीक है। और ये बन जाएगा हमारा मेन प्रोडक्ट, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट है ना, ये वाला, इसको हम लोग कहते हैं एल्डोल। इसको क्या कहते हैं, एल्डोल। एल्डोल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड और एल्कोहल दोनों की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। ये जो हमारा एल्डोल कंडेंसेशन होता है वो यहीं तक है, जो एल्डोल कंडेंसेशन है वो यहीं तक है। बाकी इसके बाद अगर आप इसको हल्का सा भी हीट देते हैं तो फिर वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है ना। तो एल्डोल कंडेंसेशन इसका नाम ही इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ पे एल्डोल का फॉर्मेशन होता है ना। और एल्डोल इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड और एल्कोहल दोनों की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, है ना, CHO और OH, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्डोल। और ये हमारी पूरी रिएक्शन हो जाएगी एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन को आप एसिड और बेस दोनों की प्रेजेंस में करा सकते हैं। जब आप एसिड के प्रेजेंस में कराएंगे तब यहाँ पे इनॉल का फॉर्मेशन होगा, जब बेस की प्रेजेंस में कराएंगे तो इनोलेट आयन का फॉर्मेशन होगा। इनोल हो या इनोलेट आयन हो, दोनों ही न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करते हैं, ठीक है ना, दोनों ही न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करते हैं। तो मेरे हिसाब से आप लोग जो है न्यूक्लियोफाइल को आसानी से समझ गए होंगे, है ना। बाकी नेक्स्ट लेक्चर हम लोग जो है अब लेकर के आएंगे रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में, ठीक है। रिएक्शन मैकेनिज्म को हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।